नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। और अगर हम खबरों की बात करें तो चंद्रशेखर, हम जानते हैं कि कल पहले दौर का मतदान है। जब हम गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करते हैं उस पर रहेगी हमारी खास नजर। बिल्कुल, और उसके अलावा भी अन्य कई खबरें आपको हम दिखाएंगे। फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कई कहानियां हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 करेंगे प्रदान। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को मिलेंगे अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज आशा कार्यकर्ताओं, महिला पहलवानों, ओलंपियनों और अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ छात्राओं से भी करेंगे बातचीत। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए होगा मतदान। 788 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए किए सभी आवश्यक प्रबंध। गुजरात में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह विभिन्न जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस और आप पार्टी के नेता भी प्रचार में झोंक रहे हैं पूरी ताकत। दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगह जगह निकालेंगे विजय संकल्प रोड शो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता भी कर रहे हैं प्रचार। अमेरिका ने की यूक्रेन को अति आवश्यक बिजली ग्रिड उपकरणों की खरीद के लिए $53 मिलियन की सहायता देने की घोषणा। नई सहायता रूस के हमलों से प्रभावित स्थानीय नगर पालिकाओं को बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए घोषित की गई $55 मिलियन की मदद के अतिरिक्त है। खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला आज। न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता। मैच का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। फीफा विश्व कप में ग्रुप बी से इंग्लैंड और अमेरिका ने अंतिम 16 में बनाई जगह। अमेरिका ने ईरान को 1-0 से दी मात। ग्रुप ए से नीदरलैंड्स और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं खेल रत्न पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया है। वहीं 25 बेहतरीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों में बैडमिंटन के युवा स्टार लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद, दीप ग्रेस एक्का और पहलवान अंशु मलिक शामिल हैं। इस बार 4 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होंगे। वहीं 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज आशा कार्यकर्ताओं,
महिला पहलवानों, ओलंपियंस और अन्य खिलाड़ियों के साथ छात्राओं से बातचीत करेंगी। इससे पहले कल उन्होंने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को संबोधित किया। पवित्र पुस्तक गीता के विषय में बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है ये। गीता के संदेश को चरितार्थ करते हुए हर साल हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए मतदान होगा। 2,39,00,000 से अधिक मतदाता 788 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। तो गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मध्य और उत्तरी भाग में प्रचार तेज हो गया। इस चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज महिसागर और गांधीनगर में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अहमदाबाद और खेड़ा में रोड शो करेंगे। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता भी पूरे दमखम के साथ राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल भी सावली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रही है। आपके बड़े नेता भी जनता को लुभाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 30 से 40 सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत मामूली था और इस बार विधानसभा चुनाव में 11 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ऐसे में ये युवा वोटर चुनावी नतीजों के लिहाज से बेहद खास हैं। हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने ऐसे ही फर्स्ट टाइम वोटरों से बात की और जाना कि आखिर इस चुनाव में उनका क्या रुख है और उनके क्या मुद्दे हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें हार जीत का फैसला 30 से 40 सीटें ऐसी थीं जिनमें बहुत कम था या ये कहें कि मामूली सा अंतर था और यही कारण है कि वो सीटें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस बार महत्वपूर्ण ये है कि इस बार चुनावों में 11 लाख ऐसे वोटर जुड़े हैं जो पहली बार वोट करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर 30-40 सीटों पे हार जीत का अंतर बड़ा मामूली था तो ये 11 लाख वोटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी तक पहुंचा सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दी पर नीचे उतार सकते हैं। ऐसे ही यूथ वोटरों के पास हम पहुंचे हैं जो पहली बार वोट करने जाएंगे। इनके भी कई तरह के इश्यूज रहते हैं, कई तरह के मुद्दे रहते हैं। तो यंग वोटर क्या सोच रहा है चुनावों को लेकर, उनसे सीधे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और मैं एक लड़की हूँ तो मैं ऐसा देखूंगी कि लड़कियों को ज़्यादा सिक्योरिटी और वो सब मिलनी चाहिए। गर्ल्स के लिए ज़्यादा स्कीम्स निकलनी चाहिए। तो आपको ये मानना है कि जो बेहतर उम्मीदवार होगा चाहे कोई भी हो उसको आप लोग वोट देंगे। और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं। तो पहली बार जब वोट डालने आप लोग जाते हो क्या मन में चल रहा होता है? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो खैर एक सेट पर पार्टी होती है, लेकिन जो यूथ है वो कहते हैं कि अचानक से अगर मूड बदल दे तो पॉलिटिकल पार्टियों को ऊपर से नीचे कर देता है। तो आप लोग जब जाते हो वोटिंग स्टेशन पर, पोलिंग स्टेशन पर, तो क्या दिमाग में चलता है? मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोट करे, एज आई एम ऑल्सो अ फर्स्ट टाइम वोटर, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी। जो मतलब ऐसा तो है नहीं दैट सबको बोलेंगे वोट करना तो सब करेंगे, बट आई मस्ट टेल टू द यूथ्स ऑफ इंडिया दैट वोटिंग करना चाहिए बिकॉज वन वोट कैन चेंज द लाइफ, चेंज द गवर्नमेंट। एंड जो एक्सपेक्टेशंस होती है बीइंग अ गर्ल दैट जो भी गवर्नमेंट आए उनको हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट जो गर्ल्स की सेफ्टी है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें थोड़ा चेंजेस हो, एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट। जितनी
तेजी से गुजरात में हो रहा है। क्या चलता है, मतलब यूथ के दिमाग में क्या चलता है जब वोट डालने जाता है? जनरली ऐसा होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से और कहीं जगह एडवर्टाइजमेंट को देख के यूथ है जो वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको वोट देने का पता नहीं होता और लोगों के फ्लो के साथ वो चले जाते हैं और वोट दे देते हैं। इसीलिए मैं यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कीजिए और समझिए कि आपको किसको वोट देना चाहिए और अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या फ़ायदा कारक है, कौन सी पार्टी आपके हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी के क्या स्कीम है। मैनिफेस्टो को समझिए और यूथ एज ए यूथ आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना वोट कास्ट कीजिए। बिल्कुल, वोट महत्वपूर्ण भी है और लोकतंत्र में ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वोट करे। पिछले 4-5 सालों में अगर हम बड़ौदा को देखें तो किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिला इस सिटी में, या आप चाहती हैं कि ये सिटी कुछ और चेंज हो? बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा आया है पहले से वडोदरा में। चेंजेस ये चाहेंगे कि ज़्यादा डेवलप्ड हो ये सिटी और स्कीम्स निकाले बॉयज़ गर्ल्स और ST SC OBC वालों के लिए। पहली बार वोट डालने जाओगे तो क्या दिमाग में क्या चल रहा होगा आप लोगों को? बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होती है कि कैसे करते हैं और क्या, और हम लोग वोट दे रहे हैं तो हम मतलब सही से देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वोट है और ये बहुत ही मैटर करता है। आपने देखा कि ये यूथ है और फर्स्ट टाइम वोटर है और निश्चित तौर पर इनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, इनके कुछ मुद्दे हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन इश्यूज़ को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये वो वोटर हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर बैठा सकती है। और यही कारण है कि ये भी चाहते हैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि, एक ऐसी सरकार जो यूथ के कामों पर ज़्यादा फोकस करे। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, बड़ौदा। तो गुजरात के कच्छ जिले में भुज सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद भी बेहद करीब है। DD न्यूज़ की टीम अपने चुनावी सफर में भुज पहुंची। भुज में क्या है जनता के मुद्दे और विकास को लेकर क्या है उनकी राय, इस पर बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। चुनावी सफर में हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं कच्छ के भुज में। भुज जहां भूकंप के बाद जो बदलाव आया उसकी बहुत चर्चा होती है। हम चुनावी सफर में भुज के मुद्दों को जानेंगे, भुज में लोगों का क्या कहना है, क्या बदलाव आए हैं, क्या समस्याएं हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं भुज में चुनावी सफर में। भुज कई चुनौतियों को झेल चुका है और जो 21 साल पहले भूकंप आया उसके बाद कितना बदलाव देखते हैं और बीते 5 वर्षों में खास तौर पर इतना डेवलपमेंट हुआ है कि पूरा कच्छ, गुजरात, पूरा देश और इंटरनेशनल कक्षा पे सब प्रवासी यहाँ पे आने लगते हैं। मिठाई की दुकान है भुज में और वहाँ जानते हैं कि इनकी जिंदगी में मिठास बढ़ी है या फिर मिठास वैसी की वैसी है बीते 5 वर्षों में। नहीं, कच्छ में तो देखने जाएं तो बात से यहाँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मिठास तो ज्यादा ही है। कमलेश राम जी हैं जो एक कोयले की खदान में गुजरात से बाहर काम करते हैं और सिर्फ मतदान के लिए भुज आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो भुज में बदलावों को कैसे देखते हैं। बहुत बदलाव हुआ है, ये अभी तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। अभी तो ये स्मृति वन हुआ है, टूरिज्म ऐसे ही बहुत आता है इधर ने, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। हम यहाँ एक दवा की दुकान है उस पर जाएंगे और जानेंगे कि आखिर उन लोगों का क्या कहना है भुज के बदलाव के बारे में। भाजपा की सरकार रहेगी तो ऐसे ही बहुत सारा उन्होंने विकास का कार्य किया हुआ है, आगे भी करते रहेंगे और अब की बार भाजपा की सरकार ही आएगी। बहुत सारा विकास तो बहुत सारा किया हुआ उन्होंने, रोड वगैरह बनाए हैं, बहुत सारे नए कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाए नए। काम हुआ है भुज में, कुछ विकास दिखा है? नहीं हुआ है, यहाँ पे एक विकास हुआ है। क्या मुद्दे क्या देख रहे हैं? पानी का मुद्दा था, पानी पहुंचा है कि नहीं, क्या है? पानी का भी मुद्दा था, पानी भी ज्यादा अभी आ रहा है। नर्मदा केनाल आ गई है, वो भी चालू हो गई है अभी। यहाँ पे तो खेत खलियान है वो भी, वहाँ पे भी पानी पहुँच रहा है अभी। मोदी साहब ने विकास कच्छ के अंदर पूरा बहुत किया हुआ है। मोदी ही है तो मुमकिन है ये सब कुछ। बाकी विकास किया हुआ, ऐसा क्या काम किया हुआ? कच्छ के अंदर जब भूकंप हुआ था तो हमारे घर पर सब गिर गए थे। मोदी साहब के हिसाब से ही ये सारे सब कुछ सही हुए हैं। कच्छ के अंदर इंडस्ट्री जोन आया, ये पोर्ट आया, तो ये सारे विकास ही है। कांग्रेस वाले या आप वाले तो ये शक्य नहीं है। मोदी साहब के हिसाब से ही हम आज जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोदी साहब के भाजपा की सरकार के हिसाब से ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। भुज में अभी कोई समस्या जैसा है ही नहीं। रोड, रास्ता, पानी, मतलब जो अब स्थानिक लेवल पे गटर, रोड, रास्ता, पानी और एकदम ज्यादा डेवलपमेंट है। अभी हमारे यहाँ स्मृति वन भुजिया बना है,
और मोदी जी ने भी ज्यादा भेंट दिया है हमारे यहाँ, कोई समस्या भुज में अभी नहीं लगती। बहुत अच्छा काम हुआ है और यहाँ पे अभी वो ग्राहक की भी अच्छी रहती है। दिक्कत होती थी पानी की, आप समझ लो ना कि 8 दिन में पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, अब आपको 2 दिन में 1 दिन में पानी मिल जाएगा। पहले पानी तो पहले कुएं से निकालना पड़ता था अब तो नल में पानी आ रहा है, घर पे बैठो नल खोलो पानी आ जाएगा। कुएं में पानी निकालना पड़ता था, गहरे गहरे कुएं होते थे और बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और अब घरों में नल में पानी आ रहा है। तो ये बदलाव हुआ है भुज में। तो हम भुज में लोगों की राय जान रहे हैं और यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना चुनावी सफर भुज में। कच्छ के भुज में लोगों का क्या कहना है जानने की हमने कोशिश की। इस तरह से हम गुजरात के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि उनके अपने मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पर वो मुखर होकर अपनी राय रखना चाहते हैं। नेताओं के वादों, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, जवाब के इतर जनता क्या कह रही है, ये हम जान रहे हैं चुनावी सफर में। तो आज हमने भुज में चुनावी सफर में भुज के लोगों से की बातचीत और आपने उसे देखा। किसी और दिन किसी दूसरे शहर में होगी मुलाकात। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुज, कच्छ। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र को आप देख रहे थे, जगह जगह अहमदाबाद में वो घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि गुजरात की हम आपको लगातार खबर बता रहे हैं कि कल वहाँ पर पहले दौर का मतदान होगा, दूसरे दौर के लिए प्रचार कार्य अभी बिल्कुल तेज़ हो गया है। हमारे संवाददाता अहमदाबाद में मौजूद हैं चंद्रशेखर, उनसे हम बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर, कल पहले दौर का मतदान होगा और लगातार हम दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि दूसरे दौर के लिए किस तरह से प्रचार कार्य चल रहा है। पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां किस तरह से मुकम्मल की जा रही हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये चुनाव जो कल होना है 1 तारीख को, उसके लिए सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये चुनाव होगा और इसमें 788 जो उम्मीदवार हैं उनके भविष्य का फैसला होने वाला है। 13 जिलों में ये मतदान होना है चंद्रशेखर, और इसके लेकर के तमाम तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। 1 लाख से भी ज्यादा मतदान कर्मी जो है, जिसमें पीठासीन अधिकारी भी होंगे, पोलिंग में जो एजेंट होते हैं या कार्यकर्ता जो होते हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 50% ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर की वेबकास्टिंग की जाएगी और इसके अलावा 25,000 से ज्यादा मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 611 के करीब ऐसे मतदान केंद्र हैं जिसे सखी बूथ का नाम दिया गया है, जिसे पूरी तरीके से सखियां यानी कि जो महिलाएं हैं वो इसको चलाएंगी। इसके अलावा 89 मॉडल पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। 89 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर विकलांग यानी दिव्यांगजन जो है वो इसको संचालित पूरी तरीके से करेंगे। तो ये अपने एक बड़ी तैयारी है। अर्धसैनिक बलों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इतने पुख्ता इंतजाम हैं कि जो भी चुनाव के जो एरिया है यानी कि कच्छ और सौराष्ट्र के जो इलाके हैं या दक्षिणी गुजरात के जो इलाके हैं वहां पर भी जो नाकेबंदी वहां पर की गई है कि और चेकिंग की जा रही है कि जो शराब या पैसा जिस प्रकार से गाड़ियों में आता है तो जो उसके जो नियमित रूप से जो एक लिमिट है उसकी लिमिट से ज्यादा अगर आवाजाही हो रही है उस चीज की तो उसकी भी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। तो सुरक्षा के भी अपने इंतजाम हैं और लोग वोटिंग करने आए उसको लेकर के भी वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। चंद्रशेखर, जिस तरह से हमने देखा कि अब आरोप प्रत्यारोप को एक तरफ कर दें, हम बात करें चुनावी वादों को, उनको एक तरफ रख दें, कल का दिन काफ़ी है क्योंकि एक वोट सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में खास तौर पर अगर हम इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के हाईटेक होने की बात करें, सी विजिल ऐप की बात है, फर्स्ट टाइम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि किस तरह से जब वो अपनी सेल्फी पॉइंट्स पर खींचेंगे, ये जो तैयारी है कैसे जागरूक करना है मतदाता को, वो कितनी पुख्ता आपको नजर आई जब आपने वहां लोगों से बात की? देखिए, इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। जितने भी जो पर्सनस होते हैं यानी कि जो कर्मी होते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। वीवीपैट का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। और जब वोटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 18 से 19 साल का जो मतदाता है जो पहली बार वोट कर रहा है और वो लाखों की संख्या में है, कम से कम 5 लाख से ऊपर की संख्या में वो मतदाता होगा।
तो पहले चरण के तहत तो इसमें उनको जागरूक करने के लिए जैसे आपने बताया सिविल ऐप की भी कराई गई है। उसके अलावा यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के जरिए या स्कूल कॉलेजेस में जाकर के उनको प्रचार पहले भी किया गया था, ताकि उनको आकर्षित किया जा सके, उनको बताया जा सके कि उनका मत कितना जरूरी है, और उसमें अगर मतदान करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सिविल ऐप का यूज वो कर सकते हैं, और अपनी कोई भी समस्या है तो उसको उसमें बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां भी इसमें होती हैं कि किस प्रकार से आपको वोटिंग करनी होती है या मतदाता सूची में अपना नाम किस प्रकार से जोड़ना होता है। तो आंचल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो युवा है उसका भी मुंह बंद नहीं होना चाहिए। अब छुट्टी उसको समझ करके वो उसको वेस्ट ना करे, उसका कर्तव्य है अपना कि वो वोट देने जाए, और इसको लेकर के एक मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत होती है, और जब नया वोटर होता है उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना भी जरूरी होता है। तो इन चीजों को लेकर के चुनाव आयोग ने लगातार प्रयास किए हैं और उन तक पहुंचने का प्रयास किया है। डोर टू डोर कैंपेन भी यहाँ पर कराए गए हैं ताकि युवाओं को जागृत किया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट देना कितना जरूरी है और उनका एक अधिकार भी है और एक कर्तव्य भी बनता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और जो अंतिम दौर की तैयारियां होती हैं वो चल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग की ओर से एक अच्छा ये कदम उठाया गया है कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, वो अपने घरों से ही वो वोट डाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है और लोगों से हम भी अपील करेंगे कि बड़ी मात्रा में निकलें और कल वोट करें, क्योंकि अगले 5 साल आपके राज्य की क्या दशा और दिशा होगी ये कल डिपेंड करेगा आप क्या कुछ करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली नगर निगम के जो 250 वार्ड्स हैं उनके लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के 14 वरिष्ठ नेता आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजय संकल्प रोड शो करेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रोड शो की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने विजय संकल्प रोड शो में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मीनाक्षी लेखी मालवीय नगर विधानसभा में रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सदर बाजार में विधानसभा जो है वहां के पार्टी प्रचार के लिए रोड शो करेंगे। वहीं राजौरी गार्डन विधानसभा में विजय संकल्प रोड शो में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नजर आएंगे, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहतास नगर में विधानसभा में रोड शो करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव का सियासी पारा चढ़ते ही अपनी अपनी तरफ से पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। वहीं कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और एमसीडी चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। मुकेश, सुप्रभात आपको। तो इस बार का चुनाव मुकेश अगर देखा जाए तो काफी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, अगर हम आपकी बात करें साथ ही साथ बात करें भाजपा की, तो कई टक्कर देने की कोशिश। बिल्कुल आंचल, जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, दोनों ही जो पार्टी के शीर्ष प्रचारक हैं वो मैदान पर उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल मेगा शो किया। 32 शीर्ष नेता 108 जगहों पर मौजूद थे और ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली, डोर टू डोर कैंपेन देखने को मिला। और आज उसी कड़ी में एक और ऐसा ही रोड शो देखने को मिलेगा जिसे विजय संकल्प रोड शो का नाम दिया गया है, जिसमें नितिन गडकरी, मीनाक्षी लेखी, पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद होंगे। और इन सब नेताओं को उतारने का मकसद ये है, वहां जब बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि भाजपा के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के और तमाम जगह हैं, वो तमाम चीजें जो उन्होंने करके दिखाया, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर अपनी एक उपलब्धि गिनाए तो होगा, उनके पास कुछ है कहने के लिए। साथ ही साथ कल केंद्रीय मंत्री ने अपने रैलियों के दौरान और जनसभाओं के दौरान इस बात पर सीधे सवाल उठाया, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगाया कि उनके टीम ही आ रहा है, दारू, भ्रष्टाचार और जिस तरह से वो घोटाले कर रहे हैं वो तमाम चीजें निकल करके आ रही हैं। उनके जो मंत्री हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जेल में मौजूद है और वो जेल मंत्री भी हैं, यानी वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं।
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ही रेजिडेंस में 25 करोड़ का स्विमिंग पूल बना दिया, 14 करोड़ रुपए उन्होंने पोस्टरबाजी में खर्च कर दिए जो जनता के विकास में खर्च हो सकते थे। ऐसे ही वो तमाम चीजें वो लेकर के जनता के बीच में गए और शीर्ष नेता लगातार जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली अगर बदहाल है तो उसका कारण केजरीवाल है। अगर एनसीडी में एक बार फिर उन्हें आने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। वही केजरीवाल जो है और मनीष सिसोदिया वो लगातार अपने अपने इलाकों में रैली कर रहे हैं। कल वो महरौली जिले में थे और साथ ही साथ कुछ अन्य इलाकों पर उन्होंने भी रोड शो किया। उन्होंने कहा कि मीडिया उनको दिखा नहीं रही है, लेकिन जब दिखाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा मीडिया उनके पास होती है। अगर उन्हें दिखा नहीं रही है तो उनको बता कौन रहा है, सुना कौन रहा है, ये तमाम चीजें वो कल कह रहे थे। और एक बात और, जिस तरह से उन्होंने कुछ दिन पहले ही मीडिया पर हमला किया था वो तमाम चीजें भी निकल करके आई कि उनको दिखाया जाए तो कहाँ दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए। जब दिखाने जाते हैं तो उनके जो लोग हैं वो मीडिया पर ही अटैक कर देते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला, जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए, उनके निगम पार्षद वहां निकल कर क्या उनके नेता उसमें शामिल हुए, तो ये तमाम चीजें उनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जाती हैं। इस तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो मैदान में हैं और वो लगातार अपने अपने जो कैंडिडेट है उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और एक अच्छा जो कैंपेन है दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहा है, अच्छा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आने वाली 4 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो देखना होगा कि किसके पक्ष में वोट पड़ते हैं। तब तक ये जो 3 दिन बचे हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है मुकेश, ये तो आपने बताया कि किस तरह से प्रचार कार्य चल रहा है वहाँ पर। ये जो एमसीडी का चुनाव है इस बार काफ़ी हाई प्रोफाइल ये चुनाव हो गया है, लेकिन इसमें क्योंकि पार्षद चुने जाते हैं, छोटे छोटे इलाके होते हैं, तो वोटरों को प्रभावित करने की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चाहे उनको गिफ्ट दे के प्रभावित करने की या दूसरे किसी तरह के कदम हो। इसको लेकर के क्या कुछ आपको दिख रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे अगर वोटर्स को वोट कास्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन, राज्य जो इलेक्शन कमीशन है उसने कैंपेन शुरू कर रखा है, लेकिन कोई गलत वोट कास्ट ना करे, किसी तरह का गलत वोटिंग ना हो, किसी तरह के लोभ ना दिए जाएं, उस पर भी राज्य चुनाव आयोग की नजर है। और साफ साफ कल भी रैली में जो हमने देखा, जिस तरह से शीर्ष नेता बता रहे थे कि ये निगम का चुनाव है, ऐसे में ये निगम का जो रास्ता है वो प्रधानमंत्री के दरवाजे तक जाता है। यानी एक निगम बनाने का मकसद जो था वो ये था कि अब जो प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार से आपको पैसा मिलेगा वो सीधे निगम के पास जाएगा, क्योंकि बीच में ऐसा देखने को मिला पैसा तो रिलीज हुआ लेकिन उसको दिल्ली सरकार ने रोक लिया और जो सुविधाएं मिलनी थी निगम को वो नहीं मिल पाई। और इसका जो हाल है वो देखने को मिलता है, दिल्ली की जो सड़कें वो कितनी टूटी है, कितना जाम है। पॉल्यूशन को लेकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का वो सभी के सामने है कि एयर पॉल्यूशन क्वालिटी जिस तरह से बदहाल है, सांस लेना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। इस पर भी उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि अगर साफ सफाई हुई तो गई कहाँ, यमुना की सफाई नहीं हुई। इस पर भी बात हुई कि इतना पैसा खर्च किया यमुना की सफाई में तो वो कहाँ गया। यमुना का स्तर आज भी ऐसा ही है, वहां पर जिस तरह के झाग देखने को मिले, झाग के गुब्बारे देखने को मिले, तो ये तमाम चीजें लेकर के आए और वोटर्स को ये बताने की कोशिश करिए कि उनका एक एक वोट बड़ा जरूरी है और हर एक वोट से न केवल राजधानी का फायदा होगा, राजधानी में निगम होगी तो राज्य सरकार को भी करने के लिए काफी कुछ होगा। इसीलिए पहले जो 3 मेयर होते थे उनको बना करके एक निगम कर दी गई है और इसका फायदा भी जनता को देने की कोशिश की जा रही है। वोटर्स को बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है हर एक वोट साथ हो, किसी तरह का गलत वोट ना पड़े, कोई भी किसी प्रलोभन में लोभन में ना आए और पहले जो जुमले दिए गए थे कहीं ना कहीं उसमें ना फंस जाए कि फ्री में सब चलता है तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये सब बातें उन्होंने कही कि देश का उद्धार और देश का विकास तभी होगा जब जनता साथ में। बिल्कुल, और पहली बार देखा जाएगा कि जब एकीकरण हो गया है एमसीडी का तो 250 वॉट्स के लिए किस तरह से लोग वोट कास्ट करते हैं और जिस तरह से ओवैसी की पार्टी की एंट्री इस बार के चुनावों में हुई है तो मुकाबला काफी दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। काशी तमिल संगम, महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 5वां जत्था वाराणसी पहुंच गया है। 216 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का देर रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मेहमानों का डमरू के खेल और फूलों की पंखुड़ियों की बारिश से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के लोगों के अलावा पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। तो तमिलनाडु के ओडीओपी का प्रतिनिधित्व करता है ये स्टॉल। वहाँ के किसानों को मिलने वाली
सुविधाओं की भी कहानी कह रहा है। साथ ही काशी तमिल संगमम में काशी के लोगों को भी आकर्षित कर रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं। ये एक स्टॉल है इस पवेलियन में जो एम्फी थिएटर में है। तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट हैं हर जिले के, उन जिलों के खाद्य जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर लगा रखा है। क्या क्या आपके बेहतरीन उत्पाद हैं और किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी सर, ये हम तमिलनाडु से प्रोडक्ट लेके आया है। हम 38 डिस्ट्रिक्ट से सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट्स हम लेके आ किया है। हम ये एक PMFME स्कीम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा देश में। उसका स्कीम का नाम PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये सभी माइक्रो एंटरप्राइज के लिए उनका कैपेसिटी बढ़ने के लिए हमारा मध्य सरकार ने इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम। अभी तमिलनाडु से 19 यूनिक प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किया है। उसी प्रोडक्ट्स हम यहाँ रखे हैं, ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए हम यहाँ रखे हैं। जो तमिलनाडु के उत्पाद हैं उनके बारे में यहाँ के लोगों को भी जानकारी हो रही है और यही तो मकसद है काशी तमिल संगमम का, कि जो उत्पाद हैं, जो संस्कृति है, उसके बारे में लोग जानें, भाषा को समझें। मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट कि हम डिफरेंट स्टेट्स की चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। और एक ये प्लस पॉइंट है कि इन लोगों ने बताया है कि दीज प्रोडक्ट्स आर सन ड्राइड, देयर इज़ नो केमिकल। जैसे धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने BHU को इसके लिए सेलेक्ट किया। ये सब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को प्रोफेसर धन्यवाद देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि कितने गर्व की बात है कि हमको आतिथेय का मौका मिला, जिसके लिए काशी जानी जाती है, अतिथि देवो भव का भाव रखती है, उसका भी प्रोफेसर ने बताया। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आकाशवाणी से इस महीने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों और विभिन्न सामुदायिक प्रयासों पर आयोजित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। PM मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नमो ऐप पर इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी की जा सकती है। नमो ऐप लॉग इन करके 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्विज 11 दिसंबर तक चलेगी। 10 भाग्यशाली विजेताओं को हस्ताक्षरित पुस्तकें दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत के फिलिस्तीनी सरोकार के लिए अटूट समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वे फिलिस्तीनी सरोकार के लिए भारत के अटूट समर्थन को दोहराते हैं। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाने का आह्वान किया था। दिल्ली एम्स ने मंगलवार को घोषणा की कि ई-हॉस्पिटल डेटा बहाल कर दिया गया है। एम्स ने कहा है कि उसके सर्वर पर ई-हॉस्पिटल डेटा पुनर्स्थापित कर दिया गया है। सेवाएं फिर से चालू करने से पहले नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। एम्स ने बताया कि डेटा के परिमाण और सर्वर और कंप्यूटर की बड़ी संख्या के कारण प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है। एम्स ने 23 नवंबर के साइबर हमले के संबंध में एक बयान में कहा कि साइबर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच OPD सहित अस्पताल की सभी सेवाएं मैनुअल मोड पर चलती रहेंगी। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। ऐसे में एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में सैकड़ों परिवार इस योजना से लाभ लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत को बयां करती ये खास रिपोर्ट। ये बदलती तस्वीर है झारखंड के आकांक्षी जिले गिरिडीह की, जहां कच्चे घरों में रहने वाले इन गरीबों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पास अपना पक्का घर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण आज उनके पक्के घर का सपना साकार हो गया है। मिट्टी के घर में रहने वाले इन गरीबों को सरकारी आवास का लाभ मिलने के कारण आज वो बेहद खुश है।
लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें घर के साथ साथ कई अन्य सौगात भी दी है। हम लोग का घर मिट्टी का था, बारिश वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी रहने में, पानी सारे घर में चलते थे, तो सरकार हम लोग को मदद किए तो थोड़ा हिम्मत हुआ, हम लोग भी कुछ अपना पैसे वगैरह मिला के इस घर को तैयार किए हैं। गरीबी के चलते पक्का मकान इन परिवारों के लिए सपना भर था। लोगों का कहना है कि पहले वे मिट्टी के घर में रहते थे, उन्होंने बहुत तकलीफ से कच्चे मकान में रहकर बाल बच्चों को पाला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर गरीबों की जिंदगी में उजाला लाने का काम किया है। पानी तानी चुएलो बड़ी मुश्किल से बाल बच्चा पोस लियो, लेकिन सरकार दल को कॉलोनी बड़ी खुशी हो और हम सरकार के धन्यवाद दियो कि खुश रहे और हम लोग ही खुश रहे रखे। के साथ में शौचालय भी मिलल है और साथ में गैस भी मिलल है, स्मार्ट कार्ड भी मिलल है, राशन कार्ड भी मिलल है, राशन भी मिल रहा है। ये सरकार के धन्यवाद है, सब चीज से पूरा करें। 6000 की आबादी वाले इस इलाके में 200 गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया है और 150 परिवारों के आवास निर्माणाधीन है। प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ कोई बेघर न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सो 200 बन चुका है और लगभग 150 कार्य प्रगति पर है, जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। गिरिडीह जैसे आकांक्षी जिले को योजनाओं की सौगात मिलने से लोगों की जिंदगी आसान हुई है, लोगों के जीने का तरीका बदल गया है। प्रदेश का आकांक्षी जिला होने के चलते यहाँ योजनाओं को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है और लोग भी इस फ़ायदे के बाद काफ़ी खुश हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन की मदद करेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को अति आवश्यक बिजली ग्रिड उपकरणों की खरीद के लिए $53 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। ये नई सहायता रूस के हमलों से प्रभावित स्थानीय नगरपालिकाओं को बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए घोषित की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुखारेस्ट में नाटो मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान इस सहायता की घोषणा की। यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर रूसी सैन्य बलों के हमलों के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। वहीं आपूर्ति पैकेज में ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, सर्ज अरेस्टर, डिस्कनेक्टर्स, वाहन और अन्य प्रमुख उपकरण शामिल होंगे। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई। और आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस की। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड से कई नए इनोवेशन लोगों के सामने आए। आज हम एक ऐसे ही स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जिसमें रसोई में खाना रखने और उसे ले जाने के तरीकों को फिर से नया रूप दिया गया। खाने को सुरक्षित और हाइजीनिक ले जाने की समस्या के लिए ओडी यूनिरैप्स एक पूर्ण समाधान है। क्या है ये? आइए और अधिक जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अतुल गर्ग के मामले में ये बात पूरी तरह से सच साबित हुई। जब एक पिकनिक के दौरान फूड रैपिंग पेपर की गुणवत्ता को लेकर बात हुई तो उसके बाद जन्म हुआ ऑडी यूनिरैप्स का। एक बार हम फैमिली पिकनिक पे गए और वहाँ पर हमने जैसे सब लोग खाना घर से लेके जाते हैं, हम भी खाना घर से लेके गए। एल्युमिनियम फॉयल के अंदर अचार पैक किया हुआ था, वो काला पड़ गया। काला पड़ने के बाद किसी ने उसको खाया नहीं। सर्च किया तो पता लगा कि एल्युमिनियम एक्चुअली एसिडिक फूड के साथ, गर्म खाने के साथ रिएक्ट करके
खाने में लीच इन कर जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर हमें कुछ भी फूड को रैप करना है तो हमारे पे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? या तो एल्युमिनियम फॉयल होता है या पेपर होता है। बटर पेपर जो पहले ऑलरेडी चल रहा था वो एक राइट सॉल्यूशन नहीं था। टिश्यू पेपर है, क्लिंग फिल्म है, कपड़ा है जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब इन सब चीज़ों के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे जब भी वो यूसेज में नहीं थे। एक व्यवसायी परिवार से संबंध रखने वाले अतुल गर्ग हमेशा अपनी किस्मत खुद बनाना चाहते थे। उन्होंने रसोई में खाने को स्टोर करने और उसे पेपर रोल या एल्युमिनियम फॉयल में गर्म करने की समस्या को देखा था। आखिर 2 साल की कड़ी मेहनत और शोध ने ऑडी यूनिव्रैप्स को हकीकत में बदलते हुए देखा। यूनिव्रैप्स एक बहुउद्देशीय कागज है और आज हर आधुनिक रसोई की जरूरत बन गया है। जब अतुल ने ये प्रोजेक्ट मेरे साथ डिस्कस किया, सो देयर वर यस डाउट्स कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट कैसे रिसीव करेगी, क्या हम उसको उस प्राइस रेंज में बनाने में कामयाब होंगे जो सारे फीचर्स भी ले जाए और हम लोग वो प्रोडक्ट भी डेवलप कर पाएँ। उसके लिए हम रिसर्च करते करते एक हमने विदेशी कंपनी के साथ टाई अप किया। उनसे गाइडलाइंस लेके हमने कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ अपने यहाँ डाली उस पेपर के अंदर और तब एक मिक्सचर बना के एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना पाए। गवर्नमेंट की जो आज की नीतियाँ हैं उनकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि गाँव शहर अब लोगों के मन में हेल्थ और हाइजीन के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। सब्जियां, बचा हुआ खाना, पनीर, मक्खन और यहाँ तक कि आइसक्रीम को भी फ्रिज में ताज़ा रखने के लिए यूनिव्रैप्स में लपेट सकते हैं। ये 100% बायोडिग्रेडेबल है और 90 दिनों में खाद में बदल जाता है। एल्युमिनियम फॉयल को डिकम्पोज होने में 400 साल लगते हैं, जबकि प्लास्टिक की फिल्म को ऐसा करने में 500 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। ऑडी यूनिव्रैप्स के जबरदस्त विकास की कहानी ने उसे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार तक जिता दिया, लेकिन बचपन के दोस्त अतुल गर्ग और मनीष के लिए ये केवल एक शुरुआत है और उन्हें अभी विकास के कई मील और तय करने हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो UIPL इनोवेशन के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज़ पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सरकारी खरीद पोर्टल जैम से कल तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद बिक्री हुई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैम की शुरुआत सरकारी खरीद की खुली और पारदर्शी व्यवस्था के लिए अगस्त 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उद्यमिता क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जैम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से अपने उत्पादों की बिक्री करने वालों की सराहना की और अन्य उत्पादकों से भी ऐसा करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सबके लिए सुलभ और पारदर्शी सरकारी खरीद की प्रधानमंत्री की परिकल्पना से इस व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो व्यवसाय विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक भरोसेमंद साझीदार के रूप में उभरी है। और आइए अब देखते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए थे। गौरतलब है कि पहले वनडे में शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में पिछड़ रही है। ऐसे में शिखर धवन की कप्तानी में मेहमान टीम सीरीज को बराबरी पर समाप्त करना चाहेगी। दूसरी तरफ केन विलियमसन के नेतृत्व में कीवी टीम के पास सीरीज जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम ने बारिश के कारण रद्द हुए दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को बाहर किया था। इस मैच का सीधा प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं फीफा से जुड़ी हुई। तो कतर में फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप ए से नीदरलैंड्स और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कल नीदरलैंड्स ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। विजेता टीम के लिए कोडी गैक्पो ने 26वें और फ्रैंकी डी योंग ने 49वें मिनट में गोल किया।
गैक्पो ग्रुप चरण में टीम के लिए हर मैच में पहला गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले इटली के एलेक्जेंड्रो अल्टोबेली ने 1986 में मेक्सिको विश्व कप में ये कारनामा करके दिखाया था। सेनेगल ने इक्वाडोर को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। वर्ष 2002 के बाद सेनेगल पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। ग्रुप ए में नीदरलैंड 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। सेनेगल के 6 अंक रहे और वो दूसरे स्थान पर रहा। प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका से और सेनेगल का इंग्लैंड से होगा। वहीं कल ग्रुप बी में इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हराकर 7 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका ने ईरान को 1-0 से हराया। वो 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अब तक फ्रांस, ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में स्थान बना चुके हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल। ये मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। सफेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की याद में करवाया गया था। ये है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल एक प्रसिद्ध स्मारक है। इस मेमोरियल को देखने पर ब्रिटिश काल की याद आती है। सफेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण साल 1950 में रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 सालों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए इस शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया। ये खूबसूरत स्मारक न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की गवाही देता है, बल्कि इंडो सारासेनिक रिवाइवलिस्ट शैली में परिष्कृत और उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण के रूप में सामने आता है। विक्टोरिया मेमोरियल में विभिन्न गैलरी हैं, जिसमें रॉयल गैलरी जो कुशलता से प्रिंस अल्बर्ट के जीवन को दर्शाती हैं, जबकि कोलकाता गैलरी देश की पहली सिटी गैलरी होने के लिए सम्मानित है। यहाँ का हरा भरा और आपके मन को मोह लेने वाला गार्डन जो 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कई मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की वास्तुकला और डिजाइन बेहद खूबसूरत है। विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष विलियम अमरसन हैं। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में घूमने और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं सिनेमा जगत की। तो सिनेमा इस हफ्ते में आज हम बात करेंगे साउथ की नई फिल्म विजयानंद की, जिसका हिंदी ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। ये फिल्म कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जुड़ी एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। ये फिल्म विजय संकेश्वर की जिंदगी पर आधारित है। बाबा हमेशा कहते थे कि जीवन का असली मतलब खुद को ढूंढना नहीं, खुद को उसमें कामयाब करना है। साउथ की फिल्में आजकल हर तरफ छाई हुई हैं और अब इन्हीं फिल्मों में एक और नाम जुड़ गया है विजयानंद का, जिसका हिंदी ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। ये फिल्म कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से जुड़ी एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। ये कहानी है विजय संकेश्वर की। अब जाके एहसास हुआ, एक खिलाड़ी लेके ठंडा करने आया है। हम जमाने से यहाँ है।
ऐसा कहा जाता है कि विजय ने अपने पुश्तैनी कारोबार पुस्तक प्रकाशन को छोड़कर सामान ढोने का अपना काम शुरू किया और फिर इस दौरान उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और कड़ी मेहनत के बाद आज वो लॉजिस्टिक कंपनी विजयानंद रोड लाइंस के मालिक हैं। फिल्म में एक्टर निहाल राजपूत लीड रोल में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने विजय का किरदार निभाया है। ये फिल्म उनके जीवन के उतार चढ़ाव को बखूबी दिखाती है। संकेश्वर, विजय संकेश्वर चावल को अक्षत बनने के लिए, जल को पवित्र होने के लिए ईश्वर की शरण में आना पड़ता। विजयानंद का निर्देशन ऋषिका शर्मा ने किया है। इस फिल्म को आनंद संकेश्वर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर डायलॉग तक की तारीफ की जा रही है। राज्य की जनता को मेरा अगला तोहफा देने का। फिल्म का ट्रेलर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। वो इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 9 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। को छोड़ूंगा नहीं मैं। और नया सवेरा में बात करते हैं मौसम को लेकर। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं। तो अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। लेकिन जाने से पहले गज़ल की मालिका कही जाने वाली बेगम अख्तर की आज पुण्यतिथि है, तो नया सवेरा के इस अंक में आपको सुनाते हैं बेगम अख्तर के कुछ जो यादगार गज़लें हैं। आप इनका लुत्फ़ उठाइए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो।
नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल